इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं। उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स हैं। ये भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के इस उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। सभापति जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। हालांकि ये बहुत दुखद है कि हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मृत्यु हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज
सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभापति जी, होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में हमारे प्रयास आने वाले दिनों में भी जारी रहेंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती है। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही
एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90% से अधिक ट्रेड विदेशी जहाजों पर होता है, ये स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेजिलिएंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था जब भारत अपने जीवन रक्षक दवाओं के कच्चे माल यानी एपीआई के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में देश ने भारत में ही एपीआई इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार रेयर अर्थ मिनरल्स में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। मैं देश के किसानों को फिर आश्वस्त करूंगा कि सरकार
हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। आदरणीय सभापति जी, ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। आदरणीय सभापति जी, मैं सभी राज्य सरकारों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। ये राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही सुनिश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा। आदरणीय सभापति जी, ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on the 23rd of March 2026, adopted the following motion in regard to... after the statement, let him come.
In regard to Corporate Laws Amendment Bill 2026, that the bill further to amend the Limited Liability Partnership Act 2008 and the Companies Act 2013 be referred to a joint committee of the Houses consisting of 21 members of this House to be nominated by the Honourable Speaker Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha to be nominated by Honourable Chairman Rajya Sabha. That in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be as near as may be 1/3 of the total number of members of the joint committee. That the committee shall make a report to this House by the last day of the first week of monsoon session 2026. That in other respect, the rules of procedure and conduct of business of this House relating to parliamentary committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make. And that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this House names of 10 members to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. Sir, there is a tradition in the Rajya Sabha to seek clarifications. This is a tradition in the Rajya Sabha. Wait. Let me give you my ruling. Honourable members, I draw your attention to the Rule 251 of the Rules of the Procedure and Conduct of the Business in the Council of States, which permits a minister to make a statement on a matter of urgent public importance with the stipulation that no questions shall be asked at the time of the statement is made. The statement just made by Honourable Prime Minister pertains to critical issue of international diplomatic relations. I urge upon the honourable members to recognize the gravity of the matter and the broader national interest involved and to extend their full cooperation by maintaining the decorum in the House, please. Further discussion on the motion for consideration of the appropriation number 2 Bill 2026 moved by Shriman Pankaj Chaudhary ji on 23rd March 2026. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shriman Ramji, Dr. Dinesh Sharma जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन के माध्यम से एप्रोप्रिएशन बिल पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह केवल वित्तीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह देश की विकास यात्रा, पारदर्शिता और जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण आधार है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक सरकार को संसद द्वारा स्वीकृत व्यय को समेकित निधि से निकालने की अनुमति देता है। यह लोकतंत्र की उस मूल भावना को मजबूत करता है जिसमें जनता के पैसे का उपयोग जनता की अनुमति से किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हमने जो वित्तीय घाटा था उसको कम किया है और एक योजनाबद्ध तरीके से खर्च किए गए हैं। डीबीटी के माध्यम से करोड़ों रुपए की बचत हुई है। विपक्ष अक्सर कहता है कि सरकार खर्च बढ़ा रही है, लेकिन ये नहीं बताते कि यह खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, गरीब कल्याण पर है और राष्ट्र निर्माण पर हो रहा है। और यह बजट सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित वर्ग को मिले, इसके लिए तमाम प्रयत्न कर रहा है। मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री आवास से लाखों लोगों को घर मिला है, आयुष्मान भारत के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा दी गई है। यह खर्च नहीं बल्कि एक तरीके का यह सामाजिक निवेश है और इसके कारण जो परिस्थितियां बदली हैं उनके पीछे अंतर्निहित भाव यह है कि भारत का लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण और दूसरा लक्ष्य है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत और यह चीज बड़ी अच्छी तरीके से हमारे बजट में जो
प्रावधानित जो राशियां थी उनके माध्यम से संपादित हुआ है। चाहे वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, इन पर रिकॉर्ड निवेश किया गया है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया एक मजबूत बढ़ावा दिया है। माननीय सभापति महोदय, तमाम चीजें ऐसी होती हैं। हम पिछले बार देखते थे तमाम ऐसे प्रश्न आते थे जिनमें भ्रष्टाचार का नाम और उसका समावेशन होता था। कभी तरह तरह के घोटालों की हम आवाजें सुनते थे, लेकिन आज क्या सुनते हैं? आज हम वित्तीय अनुशासन के अंतर्गत काम कर रहे हैं, गरीबों की योजनाओं का लाभ उनको पहुंचा रहे हैं, एक पारदर्शिता को हम सुनिश्चित कर रहे हैं और सरकार ईमानदारी के साथ काम करने के कारण वो तमाम प्रकार की उपलब्धियों को आज प्राप्त कर रही है। चाहे कर आच्छादन का विषय हो, चाहे राज्य को टैक्स का बड़ा हिस्सा दिए जाने का विषय रहा हो, चाहे विशेष प्रकार की सहायता योजनाओं को चलाने में सफलता का एक मापदंड तय हुआ हो, प्रत्येक स्थिति में हमने सफलता हमारी सरकार ने प्राप्त की है। आज सबसे बड़ी चीज यह है कि हमने युवाओं के लिए और किसानों को एमएसपी में वृद्धि लगातार चलती रही और पीएम किसान के माध्यम से उनको सीधी सहायता मिली। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन आज एक आवश्यकता बन गया है। आज युवा रोजगार के लिए नहीं, आज नौकरी के लिए नहीं, आज स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार देने की स्थिति में पहुंच रहा है। यह एप्रोप्रिएशन बिल केवल वर्तमान की जरूरत नहीं है, यह भविष्य की नींव है और टेक्नोलॉजी के आधार पर हर क्षेत्र में एक आर्थिक विकास है। माननीय दिनेश जी, माननीय सदस्यगण कृपया प्लीज, बहस चल रही है, आप शांति बनाए रखें प्लीज। माननीय दिनेश जी, यह हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक अच्छा काम है। ये केवल बजट नहीं है, ये भारत की एक उज्जवल भविष्य का ये रोड मैप है। मान्यवर, इसलिए मैं इस चीज को बार बार इंगित करता हूं कि हम जब तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये भारत के सपनों का दस्तावेज है। इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से हम विकास को वास्तविकता में बदल रहे हैं। हम जो अंधेरों में कहते हैं ना कि जो अंधेरों में उजाले के सपना सजाते हैं, वो ही इतिहास में भारत नया भारत बनाते हैं। नया भारत बनाने की तरफ हम लोग अग्रसरित हो रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश को कभी जो पिछली सरकारें हुआ करती थी उसमें व्यंग्य स्वरूप लोग इसको बीमारू प्रदेश कहा करते थे। आज यही है, इसको हम ग्रोथ के इंजन के रूप में आज संबोधित करने में सक्षम बन रहे हैं। ये स्पष्ट अंतर इसलिए है कि यूपीए सरकार के समय और एनडीए सरकार के समय तमाम फर्क हमें साफ दिखाई पड़ता है। 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम पार कर चुके हैं। हम 2010 में जो अर्थव्यवस्था थी उससे आज हम दोगुना बढ़ चुके हैं। हम उस अर्थव्यवस्था में अब नहीं है जो हम नीचे से 5वें स्थान पर आते थे, आज ऊपर से टॉप 5 में हमारा नाम दर्ज हो रहा है। ये बजट का आकार अगर आप देखो तो 2014 में ये 16 लाख करोड़ था, आज 2026 में ये 50 लाख करोड़ बन गया है। आज 3 गुना से अधिक इसमें वृद्धि हुई है। अगर हम पिछले चीजों का अगर करें तो पूंजीगत व्यय 2014 में 2 लाख करोड़ के आसपास था, आज अगर हम देखें 2026 में तो ये 11 लाख करोड़ के आसपास बना है। मान्यवर, ये 5 गुना इसमें वृद्धि हुई है और ये वृद्धि इसलिए है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और उसके द्वारा जो हमारी अन्य प्रकार की योजनाएं हैं उनका कार्य संचालन संभव हो सके। पहले क्या था कि योजनाएं फाइल में दौड़ती थीं, आज क्या है, ये अब जमीन पर दौड़ रही हैं। और पहले क्या था कि अन्य योजनाओं को करने में तमाम प्रकार के चैनल से होकर इसको जाना पड़ता था। आज एक प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रांति मची हुई है पूरे देश में। सड़क निर्माण पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन था, आज 30 किलोमीटर प्रतिदिन के आसपास है। एयरपोर्ट 70 से 150 के आसपास एयरपोर्टों का निर्माण हुआ है, पहले 70 थे, अब आज 150 है। ये रेलवे में वंदे मातरम, आज रेल ने एक नया प्रकार का जो परिवहन का साधन है हमें उपलब्ध कराया है। 100% विद्युतीकरण की तरफ हमारा रेल विभाग पहुंच रहा है। आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ कहीं नेशनल हाईवे है, कहीं पुलों का निर्माण है, तो कहीं एक्सप्रेसवे, कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दहाड़ रहा है, तो कहीं बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे की
आज गूंज वहां पर मौजूद है। 30 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव आज हमारे डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के लिए है। हम कह सकते हैं कि पहले यूपी की पहचान समस्याओं से होती थी, आज उत्तर प्रदेश की पहचान समाधान से हो रही है। पूरे भारत के अन्य प्रदेशों में ये परिवर्तन की लहर है और इसका सीधा कारण क्या है कि 30 लाख करोड़ सीधे जनधन खाते में आए हैं। आज आधार जनधन जो खाते और मोबाइल, इसका जो त्रिवेणी है, उससे आज गरीबों के उन्नयन का भाव पैदा हुआ है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। पहले नारा था गरीबी हटाओ, अब गरीबी हट गई की दिशा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 37,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे 2014 में, आज 2026 में हम 1 लाख करोड़ की तरफ आगे बढ़े हैं। आयुष्मान भारत ने 50 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित कराया है। ये बदलता हुआ देश है। रक्षा के क्षेत्र में जैसा प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि आज ज्यादातर चीजों का निर्माण हम स्वयं करा रहे हैं अपने देश में। 2014 में 2.2 लाख करोड़ का व्यय था, तो आज 6.8 लाख करोड़ का आज प्रावधान इसमें है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट में विश्व में हम अग्रणी बने हैं। भारत टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर बनकर आया है। अब पारदर्शिता बनाम जो भ्रष्टाचार का वो था, वो आज चर्चा का विषय बना है। अब 2G, CWG, कोलगेट, इनके भ्रष्टाचार की गूंज नहीं दिखाई पड़ती। अब क्या है, एक पारदर्शी नीलामी। पहले घोटाले हेडलाइन बनते थे, आज उपलब्धियां हेडलाइन बन रही हैं। मानवर, विपक्ष को समस्या विकास से नहीं है। लोग कहते हैं कि विपक्ष को जो समस्या है वो विकास से है। समस्या ये है कि जो विकास हो रहा है वो उनके बिना हो रहा है, और विकास जो हो रहा है वो भ्रष्टाचार के बिना हो रहा है। आज कहा जाए तो हमने इरादों से तस्वीर बदल दी देश की, वरना हालात की बातें तो सब करते थे। आज जो भारत खड़ा है विश्व के मंच पर, वो सिर्फ सपनों से नहीं, संकल्पों से बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों के विकास का प्रतिबिंब है, जो अब कह सकते हैं कि सफर लंबा था। 2014 के उन विसंगतियों के बाद जो उड़ान थी एक नई उमंगों के साथ, तो उसमें कह सकते थे कि ये सफर लंबा था, लेकिन हौसले भी कम नहीं थे। जो ठान लिया वो करके दिखाया, ये कोई भ्रम नहीं था। और शायद इसी कारण आज कुछ लोग जो सवालों में उलझ कर रह गए हैं, हम जवाब बनकर देश बदलते चले गए। वो प्रश्न करते रहे और इधर सरकार काम करती रही। और इस एप्रोप्रिएशन बिल के समर्थन में हम जहां कहें, उससे पहले कुछ चीजों को मैं कहना चाहता हूं कि आज बदले हुए समय में ये बजट केवल एक बजट नहीं है, ये नए भारत के सपनों का लेखा जोखा है। ये विकास की वास्तविकता को बदलने वाला है। और मैं इस बारे में कह सकता हूं कि इरादे मजबूत हो तो रास्ते भी बन जाते हैं, वरना बहाना बनाने वाले तो संसद में भी मिल जाते हैं। संसद में मिल जाते हैं कि काम नहीं हुआ, काम की आलोचना। मान्यवर, मैं विद्यालय में विद्यार्थी था, ये सौभाग्य था कि मैंने टॉप किया। मेरे साथ में एक मेरा मित्र था, जैसे मान लें यहाँ सत्ता पक्ष है, वहां विपक्ष है, वो हर बार कोई ना कोई कमी निकालता था, खुद तो उछलता कूदता रहता था। जब फर्स्ट आते थे तो बोलता था क्या नकल कर लिया है। आज सरकार काम करती है और विपक्ष आरोप लगाकर उनकी मेहनत को नहीं देखती, उनके सर्वांगीण विकास को नहीं देखती। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज समय बदला है, समय के साथ हमारी मान्यताएं बदली हैं और मान्यताओं के आधार पर हमारा सर्वांगीण विकास की ये अभिकल्पना बदली है। आज अगर सब जगह देखें तो पूरे भारतवर्ष में भी एक शांति का वातावरण है। पहले हमारे प्रदेश में जो पहचान होती थी समस्याओं से, मैंने कहा आज समाधान हो रहा है। ये केवल एक बजट नहीं है, ये नए भारत का एक ऐसा दस्तावेज है जो अंधेरों में भी उजालों का सपना सजाते हैं, वही इतिहास में नया भारत बनाते हैं। अगर इस नए भारत को कहीं देखना हो तो मैं कहूंगा कि आप आ जाओ और आके आप तमाम प्रदेशों का, चाहे आज वो पूर्वोत्तर के राज्य रहे हों जो कभी नहीं हुए थे, जिनका विकास
आज वो विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश या बिहार का आप सर्वांगीण विकास देखें, आज हर तरफ जो ये विकास की झड़ी लगी है, उसका मात्र कारण ये है कि एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में सरकार बनी है। लोग बोलते थे कि भारत तो विश्व गुरु की तरफ अग्रसरित हो रहा है। लोग व्यंग करते थे कि विश्व गुरु कहां है, ये तो दूसरों की बात मानने लगा। लेकिन आज कूटनीति ने तय कर दिया कि भारत न किसी से डरता है, न किसी से को डराता है, न किसी को धमकाता है और न किसी की धमकी में आता है। वो अपने देश के बारे में सोचता है और शायद इसीलिए आज भारत की जो तस्वीर बनी है कि विश्व में तमाम देश हैं जो युद्धरत हैं। यूक्रेन भी भारत का स्वागत करता है तो रूस के राष्ट्रपति भी भारत में आते हैं। आज अमेरिका भी भारत से बात कर रहा है तो ईरान को भी भारत पर विश्वास है। इजराइल भी भारत का स्वागत करने के लिए तत्पर होता है। तो आज जितने अरब देश हैं वो भी भारत की तरफ आस लगाए खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं ये संभव क्यों हुआ है। हमने प्रावधानित किया है विकसित भारत के राष्ट्र की कल्पना को, और उस कल्पना को पूरा करने के लिए एक सतत प्रयत्न जो होने चाहिए थे, उन सतत प्रयत्नों के माध्यम से आज एक बड़ी नींव पड़ी है। आज हमारा राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, महंगाई कम है, मुद्रास्फीति स्थिर है, इसीलिए हमारा ये भारत आज आगे बढ़ रहा है। आपने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद जी, डॉक्टर सरफराज अहमद जी। महोदय, ये जो चर्चा हो रही है अप्रोप्रिएशन बिल पे, इस पे मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। बोले आप डॉक्टर सरफराज। आपका माइक ऑन है। आप डॉक्टर सरफराज अहमद जी। बंद है सर? हाँ, अब ठीक है सर। सर, हमारे कुछ साथी जो सच्चा पक्ष में हैं, बड़ी लंबी चौड़े आंकड़े और बड़ी बड़ी बातें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मांग कर रहे हो यहां पर, और एक सिस्टम है, उसको पारित तो हो ही जाएगा, कौन रोक रहा। लेकिन क्या कारण है कि आप कई एक विभागों के पैसे आपने सरेंडर किए, आप पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं।